बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अस्सलामु अलैकुम माय डियर स्टूडेंट्स। फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 6 शुरू करने जा रहे हैं, जिसका नाम है सीक्वेंस एंड सीरीज़। तो आइए हम शुरू करते हैं सीक्वेंस के बारे में कि सीक्वेंस किसे कहा जाता है। ये बच्चों मैंने ना एक बड़ी आसान सी डेफिनेशन आपके सामने लिखी है सीक्वेंस की। सीक्वेंस हम बेसिकली कहते हैं अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स। नंबर्स की जो एक ख़ास अरेंजमेंट होती है उसे हम सीक्वेंस कहते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि नंबर्स की किस तरह की ख़ास अरेंजमेंट उर्दू में कहते हैं तरतीब को। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं ये एक लिखता हूँ सीक्वेंस 2, 5, 8, 11 एंड अप टू सो ऑन। फिर मैं एक सीक्वेंस लिखता हूँ जी, वो है मेरे पास 1, 5, 3, 7, 5, 9 एंड अप टू सो ऑन। मैंने कहा अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स की एक ऐसी अरेंजमेंट जिसमें कोई स्पेसिफिक पैटर्न आ जाए। क्या मतलब इस बात का स्पेसिफिक पैटर्न का? ये देखें बेटा, 2 से 5 कैसे बना है, हमने इसमें 3 ऐड किया है। इसी तरह 5 से 8 कैसे बना है, अगेन हमने 3 ऐड किया है। 8 से 11 कैसे बना है, आपने अगेन क्या किया है, 3 को ऐड किए। तो यहाँ पर आप देख सकते हो आपको एक स्पेसिफिक पैटर्न मिल रहा है, आपका 3 नंबर ऐड हो रहा है। यानी अब अगर आपको बताना पड़े ना 11 से अगली टर्म क्या होगी, तो आप फ़ौरन बोलेंगे कि सर 11 में 3 ऐड करेंगे तो वो क्या बन जाएगा, हमारे पास 14 बन जाएगा। इसी तरह अगर आप नीचे वाले सीक्वेंस पर आ जाएं, 1 से 5 कैसे हुआ, आपने पहले 4 को ऐड किया। 5 से 3 कैसे बना, आपने 2 को सब्ट्रैक्ट किया है। अब 3 से 7 कैसे बना है, आपने फिर 4 ऐड किया है। 7 से 5 कैसे बना है, आपने 2 सब्ट्रैक्ट किया है। और 5 से 9 कैसे बना है, आपने अगेन क्या किया है, 4 को ऐड किया है। यानी यहाँ पे जो आपको स्पेसिफिक पैटर्न मिल रहा है उसमें पहले 4 ऐड हो रहा है और फिर 2 आपका माइनस हो रहा है। अगेन 4 ऐड हुआ, फिर आपका 2 माइनस हुआ, फिर 4 ऐड हुआ एंड अप टू अब नेक्स्ट टर्म में 2 आपका क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। इसे कहते हैं बच्चों सीक्वेंस। और सीक्वेंस की ख़ास पहचान ये होती है कि इसमें हर 2 नंबर्स के दरमियान ना आप हमेशा कोमा का साइन लगाकर लिखते हो, यानी उन्हें कोमा का साइन लगाकर अलग-अलग किया जाता है। सीक्वेंस की एक डेफिनेशन जो आपकी फ़र्स्ट ईयर की बुक में लिखी हुई है, मैं वो भी मेंशन कर देता हूँ। बुक में वो लिखता है कि ना सीक्वेंस इज़ अ फंक्शन whose domain is subset of natural numbers and range रियल नंबर और कम्प्लेक्स नंबर। रियल नंबर्स और कम्प्लेक्स नंबर्स। डेफिनेशन कहती है बेटा सीक्वेंस इज़ अ फंक्शन, सीक्वेंस आपका एक फंक्शन है, हुज डोमेन इज़ अ सबसेट ऑफ नेचुरल नंबर एंड रेंज इज़ रियल नंबर और कम्प्लेक्स नंबर। यानी सीक्वेंस बेसिकली एक फंक्शन होगा जिसकी डोमेन, अब डोमेन किसे कहते हैं, हर वो वैल्यू जो हम अपने पास से किसी फंक्शन में पुट करते हैं उसे हम कहते हैं डोमेन। तो वो कह रहे हैं सीक्वेंस एक ऐसा फंक्शन है जिसमें हम अपने पास से जब भी कोई वैल्यू पुट करेंगे ना, तो वो हमेशा हम कहाँ से उठाएंगे, नेचुरल नंबर में से उठाएंगे। और हमें जो आंसर मिलेगा वो आंसर हमारा यानी रेंज हमारी रियल भी हो सकती है और
कम्प्लेक्स भी हो सकती है। अब हमारी रेंज रियल कब होगी या कम्प्लेक्स कब होगी वो डिपेंड करेगा हमारे फंक्शन पर कि हमने अपने सीक्वेंस वाला फंक्शन किस तरह डिफ़ाइन किया हुआ है। फंक्शन को हम आमतौर पर यूँ डिफ़ाइन करते थे ना कि फंक्शन f है हमारे पास किसी सेट x से सेट y की तरफ, तो हमें पता है जो एरो से पहले होता था उसे हम डोमेन कहते थे और जो एरो के बाद होता था उसे हम रेंज या फिर को डोमेन कहते थे। इसी तरह सीक्वेंस की जो nth टर्म या जिसे हम जर्नल टर्म कहते हैं उसे यूँ डिनोट करते हैं an से। ये हमारे पास सीक्वेंस की कोई जर्नल टर्म है। अब यहाँ पर इस n की जगह पर ये जो मैंने सबस्क्रिप्ट में n लिखा है, इस n की जगह पर आप जो भी नंबर पुट करोगे ना वो सेट ऑफ नेचुरल नंबर में से होगा और आपको जो आंसर मिलेगा यानी जो आपकी रेंज होगी वो या तो सेट ऑफ रियल नंबर में से होगी या फिर आपकी सेट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर में से होगी। तो सीक्वेंस एक फंक्शन है जिसमें आप जो भी नंबर पुट करोगे वो हमेशा नेचुरल नंबर में से होगा और जो आंसर आएगा जो आपकी रेंज होगी वो सेट ऑफ रियल नंबर यानी या फिर आपकी कम्प्लेक्स नंबर भी हो सकती है। अच्छा, रेंज आपकी रियल कब होगी कम्प्लेक्स कब होगी? मैंने लेट किया ये मेरे पास न किसी सीक्वेंस की nth टर्म है या जिसे हम जर्नल टर्म कहते हैं 2n+1। अब मुझे कहा जाता है कि आप इस सीक्वेंस की पहली 4 टर्म्स निकालो या पहली 2 टर्म्स निकालो या पहली 5 टर्म्स निकाल लो, तो आप कैसे फाइंड करोगे? आप पहले पुट करेंगे n = 1 क्योंकि मैंने कहा जो हम खुद से पुट करेंगे उसे हम डोमेन कहते हैं और हमारी डोमेन कहाँ से होनी चाहिए? सेट ऑफ नेचुरल नंबर। और मैं यहाँ मेंशन भी कर देता हूँ जो नेचुरल नंबर का सेट होता है ना बच्चों, वो 1 2 3 एंड अप टू सो ऑन, वो 1 से शुरू होते हैं और फिर पूरे पूरे इंटीजर होते हैं। यानी अब आप यहाँ जितने भी नंबर पुट करेंगे ना n की जगह पर, वो सारे के सारे कहाँ से बिलोंग करेंगे? सेट ऑफ नेचुरल नंबर में से। तो जब मैंने यहाँ 1 पुट किया ये मेरे पास बन गया a1 विच इज़ इक्वल टू 2, n की जगह पर अगेन 1 और ये +1। इसे आप सिंप्लीफाई कर दें तो आपका आंसर क्या बनेगा? 3 बनेगा। फिर मैं पुट करता हूँ n = 2, तो ये मेरे पास बनेगा a2 विच इज़ इक्वल टू 2 × 2 +1। जब आप इसे सिंप्लीफाई करेंगे 2 को 2 से मल्टीप्लाई करें 4 में 1 ऐड करें तो ये आपका आंसर क्या बन जाएगा? 5। अगेन आप इसी n की जगह पर रिप्लेस करें, पहले आपने 1 पुट किया फिर आपने 2 पुट किया, अब आप यहाँ पर 3 पुट कर दें, पुट n = 3। तो ये बनेगा आपके पास a3 = 2 × 3 +1। अब ये 2 × 3 ये बनेगा 6 में 1 ऐड करें तो ये आपका बन जाएगा 7। यानी बच्चों जो पॉइंट मैंने समझाना था, जो आप अपने पास से नंबर पुट कर रहे हो वो सारे के सारे कहाँ से उठा रहे हैं? सेट ऑफ नेचुरल नंबर में से। यानी डोमेन हमारी क्या होगी? सेट ऑफ नेचुरल नंबर। और जो हमें ये आंसर मिल रहे हैं जिनको अब मैं सर्कल कर रहा हूँ, ये सारे के सारे मेरे कहाँ से बिलोंग कर रहे हैं? सेट ऑफ रियल नंबर में से। अब ये सीक्वेंस कम्प्लेक्स कब हो सकता है वो देखते हैं। सपोज मेरे पास कोई सीक्वेंस है an विच इज़ इक्वल टू 2n आयोटा लिख देता हूँ मैं। अब अगेन वही बात, जो आपने खुद से डोमेन देनी है वो सेट ऑफ नेचुरल नंबर में से ही होगी। तो आप यहाँ पुट करेंगे n = 1, ये बनेगा a1 विच इज़ इक्वल टू 2 × 1 और आयोटा आपका सेम रहेगा। फाइनल आंसर बच्चों आपका क्या बन गया? 2 आयोटा। फिर आपने पुट किया n = 2, तो ये बन जाएगा आप लोगों के पास a2 विच इज़ इक्वल टू 2 × 2 और ये आयोटा अगेन सेम रहेगा, ये बन जाएगा 4 आयोटा। फिर आप पुट करेंगे n = 3, तो ये बनेगा जी a3 इज़ इक्वल टू 2 × 3 और ये आपका जो आयोटा है वो अगेन सेम आ गया। सिंप्लीफाई करें तो ये आपका 6 आयोटा बनेगा। तो बच्चों मैं सारी डिस्कशन में सिर्फ 2 पॉइंट क्लियर कर रहा हूँ आप लोगों के। जो आप खुद से वैल्यू पुट कर रहे हो वो हमेशा कहाँ से बिलोंग करेगी? सेट ऑफ नेचुरल नंबर में से।
जो आपको आंसर मिल रहे हैं, जैसे हमें पहले 3, 5 या 7 मिला है, ये थे सेट ऑफ रियल नंबर में से। अब की बार जो हमें आंसर मिल रहे हैं जैसे 2 आयोटा, 4 आयोटा या ये आपका 6 आयोटा है, ये सारे के सारे कहाँ से बिलोंग कर रहे हैं? ये अब बिलोंग कर रहे हैं सेट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर में से। यानी पता अब ये चला, अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ लास्ट टाइम के, सीक्वेंस बेसिकली एक फंक्शन है जिसकी डोमेन कोई ना कोई रियल नंबर कोई ना कोई नेचुरल नंबर होगी, और जो रेंज होगी वो हमेशा कोई ना कोई रियल नंबर बनेगी। अब वो रियल नंबर पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, फ्रैक्शन वाला भी हो सकता है। वो डिपेंड करेगा कि हमारा सीक्वेंस किस टाइप का है। तो वो पॉजिटिव, नेगेटिव या फ्रैक्शन वो हमारी सीक्वेंस की टाइप पे डिपेंड करेगा। और जो अगर सीक्वेंस हमारा इमेजिनरी होगा तो फिर हमें जो रेंज मिलेगी वो हमेशा कैसी होगी? सेट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर में से होगी। जी बच्चों, तो अब हम बात करते हैं सीक्वेंस की टाइप्स पर। बुनियादी तौर पर ना सीक्वेंस को दो पोर्शंस में डिवाइड किया जाता है। एक को कहा जाता है फाइनाइट सीक्वेंस, एक को कहा जाता है इनफाइनाइट सीक्वेंस। फाइनाइट सीक्वेंस वो होता है जिसकी एंड वाली टर्म ख़त्म हो जाए, यानी ऐसा सीक्वेंस जिसकी लास्ट टर्म आपको नज़र आ रही हो, या ऐसा सीक्वेंस जो ख़त्म हो रहा हो, कंटिन्यूस जारी ना हो, उसे हम कहते हैं फाइनाइट सीक्वेंस। इनफाइनाइट सीक्वेंस वो होगा कि जिसकी लास्ट टर्म आपको नज़र ना आए। अब जैसे ये 4 है, 6 है, 8 है, 10 है, 12 है एंड अप टू सो ऑन लिखा हुआ है, यानी अब हमें नहीं पता कि इसकी आखिरी टर्म क्या होगी। जबकि फ़र्स्ट वाले सीक्वेंस में हमें पता चल रहा है कि इसकी लास्ट टर्म क्या है, 14। तो ये है हमारा फाइनाइट सीक्वेंस, और इसे हम क्या कहेंगे? इनफाइनाइट सीक्वेंस। जी बच्चों, अपनी डिस्कशन को हम आगे बढ़ाते हैं। ये जो सीक्वेंस मेरे सामने लिखा हुआ है ना, 2, 3, 5, 8, 11, यहाँ पे ये जो आपका 2 होता है ना, इसे आप रिप्रेजेंट करते हो A1 से, और इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं जी फर्स्ट टर्म ऑफ सीक्वेंस। ये सीक्वेंस की क्या है? पहली टर्म है। ये जो नंबर 3 है ना, इसे आप रिप्रेजेंट करते हो A2 के साथ, और इसे कहा जाता है सेकंड टर्म ऑफ द सीक्वेंस। इसे हम कहते हैं थर्ड टर्म, यानी रिप्रेजेंट करेंगे A3 के साथ, और इसे हम क्या कहेंगे? थर्ड टर्म ऑफ सीक्वेंस। इसी तरह नंबर 8 को आप कहते हो A4, और या फिर इसे कहा जाता है फोर्थ टर्म ऑफ द सीक्वेंस। तो अगर मैं इसी तरह चलता जाऊं, फिर मेरे पास 5वीं टर्म आ जाएगी, छठी आ जाएगी, 7वीं आ जाएंगी एंड अप टू सो ऑन। जो इसकी जर्नल टर्म होती है ना, उसे रिप्रेजेंट करते हैं AN के साथ। इसका मतलब होता है कि हम किस टर्म की बात कर रहे हैं, nth टर्म, या फिर इसे हम आम लफ्ज़ों में यूँ कह सकते हैं कि ये जर्नल टर्म है सीक्वेंस की। यानी इस टर्म से आप पूरे का पूरा सीक्वेंस क्या कर सकते हो? जनरेट कर सकते हो। क्या मतलब, मैंने पीछे भी एक एग्जांपल लिखी थी ना, मैं कहता हूँ जी ये मेरे पास एक सीक्वेंस है 7/2n। अब यहाँ पे आप फर्स्ट 1 को रिप्लेस करेंगे तो आपको फर्स्ट टर्म मिल जाएगी A1, 2 रिप्लेस करेंगे तो आपको सेकंड टर्म A2 मिल जाएगी, 3 रिप्लेस करेंगे तो आपको थर्ड टर्म A3 मिल जाएगी, 4 रिप्लेस करेंगे तो आपको फोर्थ टर्म यानी A4 मिल जाएगी। एक बात बच्चों आप लोगों ने याद रखनी है, जो सीक्वेंस होता है ना, इसकी टर्म को हमेशा A और नंबर हमेशा आपने नीचे सबस्क्रिप्ट में लिखना है। यानी अगर मैं A20 लिखता हूँ ना, तो 20 मैं ऐसे नीचे करके थोड़ा सा लिखूँगा। अगर मैं इस 20 को यहाँ ऊपर लिख दूँगा ना, तो ये मेरा स्टाइल गलत होगा, ये बात गलत होगी। जो भी नंबर होगा ना, उसे आपने नीचे की तरफ लिखना है ताकि पता चले कि ये कौन से नंबर वाली टर्म है। अच्छा, इस सारे सीक्वेंस को अगर आप इस अंदाज में लिख दो ना, ये मैं बार बार एक ही एग्जांपल लिख रहा हूँ 2, 3, 5, 8, 11, मैं इस सारे सीक्वेंस में से कोमा का साइन हटा देता हूँ और प्लस का साइन लगा देता हूँ। जहाँ जहाँ कोमा था वहाँ मैंने सिंपल क्या कर दिया? प्लस का साइन लगा दिया। तो अब ये मेरे पास सीक्वेंस नहीं रहा, अब ये मेरे पास क्या बन गई है? सीरीज़ बन गई है। इस पूरे चैप्टर में दो चीज़ों पर आपने काम करना है, एक सीक्वेंस पर और एक
सीरीज़ पर। तो ये हमारे पास क्या बन गई है, सीरीज़। ये सीरीज़ हमने आगे जाके फर्दर डिटेल में पढ़ना है, तो अभी मैं सिर्फ आपको इतना बता रहा हूँ। अगर टर्म्स के दरमियान कोमा होगा तो उसे आप सीक्वेंस कहोगे, अगर टर्म्स के दरमियान प्लस का साइन आएगा तो उसे हम क्या कहेंगे, सीरीज़ कहेंगे। जी बच्चों, एक्सरसाइज 6.1 हम शुरू करने जा रहे हैं। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, फाइंड नेक्स्ट 4 टर्म्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस। पहले सवाल के 2 पार्ट्स हैं। आपको कहा गया कि इन दोनों में ना सीक्वेंस की, इसमें आपको पहली 3 टर्म्स गिवन है, इन 3 से अगली जो 4 होंगी आपने वो फाइंड करनी है। सेकंड पार्ट में भी आपको 3 टर्म्स गिवन है, आपने नेक्स्ट 4 टर्म्स क्या करनी है, फाइंड करनी है। तो ये बच्चों ना, मैंने अभी आपको थ्योरी में बताया था कि सीक्वेंस की जो टर्म्स होती हैं ना, उन्हें हम ए से डिनोट करते हैं। यहाँ पे आपकी फर्स्ट टर्म क्या है, वो है 12। A1 किसके इक्वल है, 12 के इक्वल है। A2 यानी सेकंड टर्म आपकी किसके इक्वल है, 16 के इक्वल है। थर्ड टर्म आपकी किसके इक्वल है, वो 20 के इक्वल है। आपसे कहा गया है फोर्थ टर्म, फिफ्थ नंबर वाली टर्म, फिर 6 और ये फिर आपकी 7। तो अब ये अगली जो 4 टर्म्स है ना, आपने वो फाइंड करनी है। ये बेटा बिल्कुल इजी काम है, कोई मुश्किल काम नहीं है। आपने बस सिर्फ ना ये सोचना है कि इनमें पैटर्न तरतीब कौन सी आ रही है। यानी अब देखने से पता चल रहा है ना कि मैं 12 में 4 को ऐड करूं तो मेरा आंसर क्या बनता है, 16। इसी तरह 16 में 4 कर दूं तो मेरा आंसर क्या बनेगा, 20। अब यहाँ से मुझे एक पैटर्न मिल रहा है कि हर नंबर में मुझे क्या करना पड़ेगा, 4 को ऐड करना पड़ेगा। यानी 20 से अगर मैंने आगे जाना हो ना, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इस 20 में मैं 4 को ऐड करूँगा तो ये क्या बन जाएगा, 24। इसी तरह 24 से आगे जाना हो तो मैं फिर क्या करूँगा, 4 को ऐड करूँगा तो ये बन जाएगा मेरे पास 28। 28 से नेक्स्ट टर्म कैसे फाइंड होगी, आपने फिर 4 ऐड कर देना है तो ये बन जाएगा आपके पास 32। और 32 से आगे जाना हो तो आप अगेन क्या करोगे, 4 को ऐड कर दोगे। लें जी बच्चों, ये आपकी नेक्स्ट 4 टर्म्स थी जो आप लोगों ने फाइंड करनी थी। सेकंड पार्ट में आ जाएं। यहाँ पे आपको फर्स्ट टर्म क्या गिवन है, वो 3 गिवन है। सेकंड टर्म आपको क्या गिवन है, 1 गिवन है। थर्ड टर्म आपको क्या गिवन है, -1। आपने अगेन बेटा 4, 5, 6 और 7, ये 4 टर्म्स आप लोगों ने फाइंड करनी है। तो अगेन वही बात है बेटा, कोई मुश्किल काम नहीं। आपने जस्ट ये चेक करना है कि इन क्वेश्चंस में या सीक्वेंस में पैटर्न क्या बन रहा है। तो आप अगर गौर करें, 3 में से 2 को हम माइनस कर दें तो हमारा आंसर क्या बन जाएगा, 1। इसी तरह 1 में से 2 को माइनस करें तो आपका आंसर क्या बनेगा, -1। अब यहाँ से हमें पता ये चला कि -2। अब इससे अगली टर्म फाइंड करनी हो ना, तो आपने -1 में अगेन क्या कर देना है, -2। तो आपका आंसर क्या बनेगा, -3। फिर आप -3 में अगेन -1 करोगे तो आपका आंसर क्या बन जाएगा, -4। फिर आप -4 में अगेन यहाँ पे 2 करना था आपने, तो ये बन जाना था -5। -5 में अगेन -2 करें तो ये बनेगा आप लोगों के पास -7। -7 में अगेन -2 करें तो आपका आंसर क्या बन जाएगा, -9। और यही आप लोगों का रिक्वायर्ड आंसर होगा। मैं रिपीट कर देता हूँ, थोड़ा सा एरर हो गया था। ये बेटा मुश्किल नहीं है। आपने 3 में से 2 को माइनस किया तो 1 बना, 1 में से 2 माइनस किया तो -1 बना। इससे आगे फिर -1 -2 करें, -3 बनेगा। -3 में अगेन -2 करें तो -5 बनेगा। -5 में -2 करें -7 बनेगा। और -7 में -2 करें तो आपका आंसर -9 बनेगा। जी बेटा, नंबर 2 क्वेश्चन है हमारा। पूरी स्टेटमेंट मैंने नहीं लिखी, सिर्फ वो पोर्शन लिखा है जो हमने फाइंड करना था। सवाल में लिखा हुआ है राइट फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस। नंबर 2 में आपके टोटल 8 पार्ट्स हैं
जिनमें मैंने नंबर 1 अभी तक लिखा है। नंबर 1 से लेकर नंबर 8 पार्ट्स तक सारों में आपने हर सीक्वेंस के अंदर पहली 3 टर्म्स फाइंड करनी है। तो ये बड़ा आसान काम है बेटा, कोई मुश्किल काम नहीं। मैंने थ्योरी में भी आपको एक्सप्लेन किया था। आप ना सबसे पहले पहली 3 टर्म्स का मतलब क्या है, A1 फाइंड करना है आपने, A2 फाइंड करना है और फिर आप लोगों ने A3 फाइंड करना है। ये 3 टर्म्स आप लोगों ने फाइंड करनी है। तो पहले मैं इस n की जगह पर रिप्लेस करूँगा या पुट कर दूँगा n इज़ इक्वल टू 1 इन सीक्वेंस नंबर 1 या इन इक्वेशन 1। तो ये बनेगा मेरे पास A1 3 इंटू 1 प्लस 5। इसे सिंप्लीफाई कर दें तो A1 इज़ इक्वल टू 3 को 1 से मल्टीप्लाई करें वो 3 ही बनेगा। 3 में 5 को ऐड कर दें तो ये आप लोगों का क्या बन जाएगा, 8। लें जी बेटा, ये आपके पास सीक्वेंस की क्या आ गई, फर्स्ट टर्म आ गई। आपने अब सेकंड टर्म फाइंड करनी है तो आप n की जगह पर क्या रिप्लेस कर दोगे या पुट कर दोगे, 2। तो नंबर 1 में ये हमारी नंबर 1 है। जहाँ जहाँ आपको n नज़र आता है आपने क्या पुट करना है, 2। पुट n इज़ इक्वल टू 2 इन नंबर 1। ये बनेगा आपके पास A2 विच इज़ इक्वल टू 3 इंटू 2 प्लस 5। ये देखें ना, यहाँ मैंने 2 पुट किया और यहाँ मैंने 2 पुट कर दिया। अब आप सिंप्लीफाई कर दें, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करें ये आपका 6 बनेगा और 5 एज इट इज़ आ जाएगा। 6 में 5 को ऐड करें तो ये आप लोगों का 11 बन जाएगा। और ये आप लोगों की सेकंड टर्म जो आप लोगों ने फाइंड करनी थी। लास्ट चीज़ बच्चों, आपने थर्ड टर्म फाइंड करनी है तो आप पुट करेंगे n इज़ इक्वल टू 3 इन नंबर 1। तो ये हमारी नंबर 1 है। जहाँ जहाँ आपको n नज़र आता है आपने n की जगह पर अब की बार क्या रिप्लेस करना है, 3 को रिप्लेस करना है। ये बनेगा A3 इज़ इक्वल टू 3 इंटू 3 और साथ क्या आ जाएगा, प्लस 5। 3 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो ये बन जाएगा 9। 9 में 5 को ऐड करें तो ये बेटा बन जाएगा 14। और ये आप लोगों की थर्ड टर्म है जो आप लोगों ने फाइंड करनी थी। जी बेटा, सेकंड पार्ट में आपको जो सीक्वेंस गिवन है वो है an प्लस 1 इज़ इक्वल टू 4an और माइनस का 7। साथ में उसने ना फर्स्ट टर्म आपको खुद ही बता दी है, यानी इस क्वेश्चन में आपने फर्स्ट टर्म फाइंड नहीं करनी, आपने सेकंड टर्म और फिर आपने थर्ड टर्म फाइंड करनी है। तो ये बहुत इजी है क्योंकि फर्स्ट टर्म तो ऑलरेडी निकली हुई है, आपने नंबर 2 और नंबर 3 टर्म को फाइंड करना है। तो पहले की तरह सेम जैसे आपने पहले किया है हम पुट करेंगे n इज़ इक्वल टू 1 इन इक्वेशन नंबर 1। तो ये बनेगा A1 प्लस 1 विच इज़ इक्वल टू 4A1 माइनस 7। देखें ना, यहाँ n था मैंने 1 पुट कर दिया, ये वाला 1 आपका सेम आया, 4 आपका सेम आ गया, A सेम आ गया और सबस्क्रिप्ट में n की जगह पर क्या पुट कर दिया, 1। अब आप ऐसा करें कि 1 प्लस 1 ये तो बन गया ना A2, यानी आपकी सेकंड टर्म बन गई। A1 उसने खुद बता दिया था वो किसके इक्वल है, 3 के इक्वल है। तो आप इस A1 की जगह पर क्या रिप्लेस कर दोगे, 3 कर दोगे। 4 को 3 से मल्टीप्लाई करें बेटा तो ये बनेगा 12 और माइनस का 7 सेम रहेगा। 12 में से 7 को आप माइनस कर दो तो ये मेरे ख्याल से आपके पास रह जाएगा 5 और यही आप लोगों का रिक्वायर्ड आंसर या आपकी रिक्वायर्ड सेकंड टर्म होगी। अभी एंड नहीं हुआ क्योंकि हमने टोटल 3 टर्म्स फाइंड करनी है। तो अब की बार हम तीसरी टर्म फाइंड करने के लिए पहले आपने n इज़ इक्वल टू 1 पुट किया है ना, अब आप पुट करोगे n इज़ इक्वल टू 2 इन इक्वेशन नंबर या इन सीक्वेंस नंबर 1। ये बन जाएगा A2 प्लस 1 विच इज़ इक्वल टू 4A2 और माइनस का 7 अगेन आप लोगों का सेम आ जाएगा।
2+1 बेटा कितना हुआ, ये बन जाएगा आपके पास 3। 4 सेम आएगा, A2 की जगह पर आप 5 लिख दोगे और -7, क्योंकि A2 हमारा किसके इक्वल आया था, 5 के। 5 और 4 को मल्टीप्लाई करें तो ये बनेगा 20। 20 में से 7 बेटा माइनस कर दें तो ये आपके पास रह जाएगा 13। और यही आपकी रिक्वायर्ड थर्ड टर्म है जो आप लोगों ने इस क्वेश्चन में फाइंड करनी थी। आपने सेकंड और थर्ड दो टर्म्स फाइंड करनी थी। अच्छा बच्चों, मैंने लिखा है थर्ड पार्ट नंबर 2 क्वेश्चन का। इसमें आपको nth टर्म इस तरह की दी गई है कि an इज़ इक्वल टू n-3 इंटू n+1, यानी दो फैक्टर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो कोई मुश्किल काम नहीं है, हम इसे नंबर 1 कह देते हैं। टारगेट हमारा वही है कि हमने पहली 3 टर्म्स फाइंड करनी है। तो सबसे पहले फर्स्ट टर्म फाइंड करने के लिए हम पुट करेंगे n इज़ इक्वल टू 1। ये बेटा हमारे पास बनेगा A1, यहाँ n की जगह पर 1 रिप्लेस किया, 3 आपका एज इट इज़ आ गया। यहाँ आपने अगेन 1 रिप्लेस किया और ये पॉजिटिव 1 भी आप लोगों का सेम आ गया। 1 में से 3 को माइनस कर दें तो हमें पता है ये -2 बनेगा, और 1 + 1 जब आप करेंगे तो ये आपका 2 बन जाएगा। 2 को -2 से मल्टीप्लाई करें तो आपका आंसर क्या बन जाएगा, -4। ये आप लोगों के पास बेटा फर्स्ट टर्म आ गई। फिर हम पुट करते हैं n इज़ इक्वल टू 2 इन नंबर 1। यहाँ भी आप लिख लें कि ये हमने पुट किया है नंबर 1 में। जहाँ जहाँ बेटा n है वहाँ आपने क्या पुट कर देना है, 2। ये बनेगा A2 2 - 3 और 2 + 1। अब इसे सिंप्लीफाई कर दें, 2 - 3 ये बनेगा आपके पास -1 और 2 + 1 आपके पास क्या बनेगा, 3। 3 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि दोनों के ऊपर ब्रैकेट है, तो आपका आंसर क्या बन जाएगा, -3। नेक्स्ट आपने फाइंड करनी है थर्ड टर्म, तो आप n की जगह पर क्या पुट कर दोगे, नंबर 1 में 3। तो हम पुट करते हैं n इज़ इक्वल टू 3 इन नंबर 1। तो ये बेटा बनेगा A3 विच इज़ इक्वल टू 3 - 3 विच इज़ इक्वल 3 + 1। चलें, 3 - 3 ये तो हो गया 0, और 3 + 1 कितना हुआ, 4। 0 को किसी भी चीज़ से मल्टीप्लाई करें तो वो क्या बन जाता है, 0। और ये आपकी तीसरी टर्म भी फाइंड होगी। जी बेटा, नंबर 4 पार्ट में आपको ना फर्स्ट टर्म उसने फिर दे दिए, तो आपने टोटल 3 फाइंड करनी थी, जिसमें से पहली टर्म उसने खुद बता दी है। यानी अब आपने फर्स्ट नहीं फाइंड करनी, आपने सेकंड फाइंड करनी है और फिर आपने थर्ड फाइंड करनी है। तो अगेन इसे नाम दे देते हैं हम नंबर 1 का, और हम पुट करते हैं n इज़ इक्वल टू 1। पुट n इज़ इक्वल टू 1 इन नंबर 1। तो ये बनेगा A1 + 1 विच इज़ इक्वल टू 3, आपका एज इट इज़ आ गया, और यहाँ A1 हो गया और प्लस का 2 आएगा। सिंप्लीफाई कर दें बेटा, ये 1 + 1 कितना बन जाएगा आपका, ये बनेगा A2। राइट साइड पर 3 आपका एज इट इज़ आएगा, और इस A1 की जगह पर A1 आपका किसके इक्वल है, वो उसने खुद बता दिया था, -1 के इक्वल है। तो अब नीचे सिंप्लीफाई करें, -1 + 2 आपका आंसर क्या बन जाएगा, +1। और पॉजिटिव का जो 1 है वो आप बटे के नीचे लिखें ना लिखें, आप लोगों की अपनी मर्ज़ी। ये आपके पास निकल आएगी फर्स्ट टर्म, सॉरी सेकंड टर्म। थर्ड टर्म फाइंड करनी हो तो हम पुट करेंगे n इज़ इक्वल टू 2 इन नंबर 1। तो हम यहाँ 2 रिप्लेस करते हैं, A2 + 1 विच इज़ इक्वल टू 3 ओवर में बन जाएगा A2, क्योंकि n की जगह पर आपने 2 पुट किया।
ये बेटा जी बनेगा 2 + 1 कितना हो गया आपका A3, और इस A2 की जगह पर A2 का आंसर अगर आप चेक करें तो वो कितना बना था, हमारे पास 3 बना था। यहाँ 3 आ गया और ये प्लस का 2 आप लोगों का सेम, ये 3 बाय कितना हो गया जी 5, और यही आप लोगों की रिक्वायर्ड टर्म्स थी जो आप लोगों ने फाइंड करनी थी। जी बेटा नंबर 5 पार्ट में आपको nth टर्म दी गई है, आपने अगेन फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म और थर्ड टर्म फाइंड करनी है। तो बिल्कुल इजी है, पहले जैसा ही है, इसमें कोई मुश्किल काम नहीं। आप पुट करेंगे n = 1 इन नंबर 1, तो ये बनेगा आपके पास A1 विच इज़ इक्वल टू 8 - 20 ओवर में हो जाएगा 3 + 1। 8 आपका एज इट इज़ आ गया, 20 भी आपका सेम आया, 3 + 1 करें तो ये क्या बनेगा आपके पास 4। अब 20 को 4 पर डिवाइड कर दें तो ये आपका बनेगा 5, और 8 में से 5 को जब आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपका आंसर क्या बन जाएगा 3। ये आपकी फर्स्ट टर्म निकल आई। सेकंड टर्म फाइंड करने के लिए आप पुट करोगे n = 2 इन नंबर 1, तो यहाँ 2 करेंगे और यहाँ भी हम 2 पुट कर देंगे, ये बनेगा A2 8 - 20 ओवर में 3 + 2। बेटा 8 सेम आ गया, 20 भी आपका सेम आ गया, 3 में 2 ऐड कर दें तो ये क्या बनेगा आपका 5। अब 20 को 5 पर जब आप डिवाइड करोगे तो ये बन जाएगा 4, और 8 में से 4 को जब आप सब्ट्रैक्ट करोगे आपका आंसर क्या बनेगा 4 बनेगा। इसी तरह आपने जब फाइंड करनी है थर्ड टर्म तो आपने पुट करना है n = 3 इन नंबर 1। ये है हमारी नंबर 1, अगर आपको नज़र आ रही हो तो जहाँ जहाँ आपको n नज़र आता है आपने n की जगह पर क्या पुट कर देना है 3। ये बेटा बनेगा A3 विच इज़ इक्वल टू 8 - 20 और ओवर में हो जाएगा 3 + 3। ये बेटा बन जाएगा 8 - 20/6। अब ये 20 और 6 मेरे ख्याल से दोनों 2 के टेबल पर डिवाइड हो जाएंगे ना, 2 10 20 होता है और 2 3 6 होता है। बाकी क्या रह गया आपका 8 - 10/3। अब आप इनका एलसीएम ले लें, तो एलसीएम क्या बनेगा, ये 3 एलसीएम आ जाएगा, 3 इस 8 से मल्टीप्लाई होगा और 10 आपका एज इट इज़। 24 में से 10 को आप माइनस कर दें तो बाकी क्या रह जाएगा आपके पास 14/3, और यही आपकी रिक्वायर्ड 3 टर्म्स हैं जो आप लोगों ने फाइंड करनी थी। एक ये है, एक ये है और एक ये है। जी बेटा नंबर 6 पार्ट में अगेन आपको फर्स्ट टर्म गिवन है, आपने सेकंड और थर्ड टर्म फाइंड करनी है। तो यहाँ आप पहले n की जगह पर 1 पुट कर देंगे, फिर आप n की जगह पर 2 पुट कर देंगे, तो वो ऑटोमेटिक नंबर 2 और नंबर 3 दोनों टर्म्स आपको फाइंड हो जाएंगी। चलिए शुरू करते हैं। पहले हमने पुट किया n = 1 इन नंबर 1, तो ये बनेगा जी A1 + 1 विच इज़ इक्वल टू 3A1 + 2 और इस सारे का होल स्क्वायर। अब आप डाटा रिप्लेस करें तो ये बनेगा A2 3 बेटा आपका एज इट इज़ आएगा, और अगर आप फोकस करें तो ये फर्स्ट टर्म तो उसने खुद बता दी थी वो 1 के इक्वल है, और ये प्लस का 2 भी सेम आया और होल स्क्वायर भी आपका सेम रहेगा। अब इसे सिंप्लीफाई कर दें, 3 को 1 से मल्टीप्लाई करें 3 बनेगा, प्लस 2 सेम आया और होल स्क्वायर भी सेम आ गया। 3 में 2 ऐड कर दें, ये बनेगा 5, और 5 का स्क्वायर हमें पता है किसके इक्वल होता है 25। ये बेटा आपके पास आ गई है सेकंड टर्म। अब आपने फाइंड करनी है थर्ड टर्म, तो आप पुट कर देंगे n = 2। पहले आपने 1 पुट किया है ना, तो अब अगला नंबर 2 ही होगा। पुट n =
2 इन नंबर 1। तो ये बेटा बनेगा A2 + 1 विच इज इक्वल टू 3A2 और +2 और इस सारे का स्केयर। 2 + 1 बेटा हो गया 3 यानी थर्ड टर्म बन गई। ये 3 आपका सेम रहेगा। इस A2 का अगर आप आंसर चेक करें तो वो क्या बन रहा है 25। तो यहाँ पर आपने 25 रिप्लेस कर दिया और प्लस का 2 आप लोगों का सेम रहेगा और होल का स्क्वायर भी सेम आएगा। अब 25 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो ये मेरे ख्याल से बनेगा आपका 75 और 75 में 2 को ऐड कर दें तो ये बेटा बनेगा आपका 77। अब ये 77 का जो होल स्क्वायर है इसे आप कैलकुलेटर पे कर लीजिएगा, ये बनेगा 5959 और यही बेटा आप लोगों का रिक्वायर्ड आंसर होगा, यानी आपकी रिक्वायर्ड थर्ड टर्म जो आप लोगों ने फाइंड करनी थी। नंबर 7 पार्ट है बेटा। नंबर 7 पार्ट में अगेन आपने सीक्वेंस की 3 टर्म्स ही फाइंड करनी है। तो हमारी काफ़ी प्रैक्टिस हो चुकी है, अब आपको याद हो जाना चाहिए कि हम पुट करते होते हैं n = 1 इन नंबर 1। ये बनेगा A1 विच इज़ इक्वल टू -2 × 1, क्योंकि n की जगह पर आपने 1 पुट किया है ना, और उस पूरे का क्या है स्क्वायर। -2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा -2। और बेटा याद रखें, अगर आपकी पावर इवन नंबर हो, जुफ्त नंबर हो, तो ये जो ब्रैकेट के अंदर माइनस होती है ये ख़त्म हो जाती है। लेकिन अगर आपकी पावर हो ऑड नंबर यानी 3, 5, 7, 9, 11 तो फिर ये माइनस ख़त्म नहीं होनी थी। अब चूँकि पावर इवन है तो माइनस ख़त्म हो जाएगी और 2 की पावर 2 का आंसर आपके पास क्या बनेगा 4 बनेगा। ये बेटा फर्स्ट टर्म फाइंड हो गई है। सेकंड टर्म फाइंड करनी हो तो आप पुट करोगे n = 2 इन नंबर 1। तो ये बनेगा जी A2 -2 × 2 और होल का स्क्वायर सेम रहेगा। -2 और 2 को मल्टीप्लाई कर दें तो ये -4 बन जाएगा। अगेन बेटा मैं फिर बता रहा हूँ, अगर ब्रैकेट के अंदर माइनस हो और होल पावर आपकी इवन नंबर हो तो फिर ये माइनस ख़त्म हो जाती है। 4 की पावर 2 का आंसर क्या बनेगा +16 या आप खाली 16 लिख सकते हो। थर्ड टर्म के लिए हम पुट करेंगे n = 3 इन नंबर 1। तो ये बनेगा A3 -2 × 3 और इस सारे के ऊपर क्या है होल स्क्वायर। -2 को 3 से मल्टीप्लाई करें -6 बना। और लास्ट टाइम बेटा फिर सुन लें कि अगर आपके पावर इवन नंबर हो तो माइनस ख़त्म हो जाती है। -6 की पावर 2 का आंसर फिर क्या बनेगा आप लोगों के पास 36 बनेगा। और यही आपकी रिक्वायर्ड 3 टर्म्स थी। जी बेटा नंबर 2 का 8 पार्ट है हमारे पास, ये इस नंबर 2 का लास्ट पार्ट है। तो आपने अगेन 3 टर्म्स फाइंड करनी है तो हम पुट करेंगे n = 1 इन नंबर 1, यानी जहाँ जहाँ आपको n नज़र आता है आपने 1, एक ये n है पावर में, फिर 7 के साथ है और फिर a के नीचे भी है। तो ये बनेगा A1 -1 की पावर में क्या आ जाएगा 1, 7 × 1 का क्या हो जाएगा स्क्वायर। -1 की पावर 1, ये तो आपका आंसर -1 ही बनेगा, बेसिक मैथमेटिक्स से आपको पता होना चाहिए। 7 सेम आएगा। 1 की पावर कोई भी चीज़ हो ना आपका आंसर 1 ही आता है। 7 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो 7 बनेगा, 7 को -1 से करें तो ये माइनस का 7 आ जाएगा। और ये आप लोगों की फर्स्ट टर्म। अगर आप बिल्कुल मैथमेटिक्स में वीक है ना तो आप कैलकुलेटर पे तीनों को मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, आपका आंसर क्या बनेगा -7 ही बनेगा। फिर हम पुट करेंगे n = 2
इन नंबर 1, तो ये बेटा बनेगा A2 विच इज इक्वल टू -1 की पावर 2, 7 इंटू 2 का स्क्वायर, -1 की पावर 2। बेटा मैंने बताया जब भी पावर आपकी इवन नंबर आती है तो माइनस ख़त्म हो जाती है, माइनस ख़त्म हो जाएगी और 1 की पावर 2 का आंसर जो है वो 1 ही बनेगा। 7 एज इट इज़ आया और 2 की पावर 2 का आंसर क्या बन गया 4। तीनों को मल्टीप्लाई कर दें तो ये आपके पास बनेगा 28 और ये आप लोगों की फाइंड हो गई सेकंड टर्म। अब हमने फाइंड करनी है थर्ड टर्म, तो हम पुट कर देंगे n इज़ इक्वल टू 3 इन नंबर 1। मैं आपको दोबारा दिखा देता हूँ, ये हमारी नंबर 1 लिखी हुई है, तो जहाँ जहाँ n है आपने क्या पुट कर देना है 3। ये बेटा बनेगा जी A3 -1 की पावर 3, 7 इंटू 3 का स्क्वायर। अब बेटा आपकी पावर है ऑड नंबर, जब भी पावर ऑड नंबर होती है तब आपका माइनस ख़त्म नहीं होगा और 1 की पावर 3 का आंसर 1 ही आएगा। यहाँ पे 3 की पावर 2 का आंसर क्या बन गया 9। आप तीनों को मल्टीप्लाई कर लें तो 7 को 9 से करें 63 और 63 को -1 से करें तो माइनस का 63 बनेगा और यही आपकी थर्ड टर्म थी जो आप लोगों ने फाइंड करनी थी। जी बेटा नंबर 3 क्वेश्चन की कंप्लीट स्टेटमेंट मैंने नहीं लिखी, बुक आपके पास होगी, आप लोगों ने ना वो स्टेटमेंट खुद पढ़ लेनी है। 2 काम करने हैं इस क्वेश्चन में। पहला काम है आपने ना 15th ट्राईएंगुलर नंबर फाइंड करना है। अब ये 15th ट्राईएंगुलर नंबर क्या होता है इसकी एक्सप्लेनेशन ना सवाल एंड होने के बाद मैं आपको बताऊंगा। पहले ये बिल्कुल सिंपल काम है, आपने ना ये nth ट्राईएंगुलर का जो हमें फार्मूला गिवन है, nth ट्राईएंगुलर नंबर का जो फार्मूला है उसमें n की जगह पर आपने 15 रिप्लेस करना है। ये बनेगा A15, यहाँ बनेगा 15, 15 + 1 ओवर में क्या है 2, तो ये बन जाएगा आपके पास 15 इंटू 16। इसे बेटा 2 पर डिवाइड कर दें तो ये बन जाएगा आपके पास 8, यानी 15 इंटू 8 आ गया और आपका आंसर क्या बन गया 120। हाँ जी, तो जो हमारे पास आया 15th ट्राईएंगुलर नंबर, 15th ट्राईएंगुलर नंबर वो है जी हमारे पास 120। अब ये इसकी एक्सप्लेनेशन मैं आपको लास्ट में दूंगा, पहले समझें। वो कह रहा है मेक अ ट्राईएंगल, आप एक ट्राईएंगल बनाओ ऑफ डॉट्स बाय n इज़ इक्वल टू 5। n इज़ इक्वल टू 5 का क्या मतलब है? वो कह रहा है आपने ना 5 रोज़ लेनी है और उन 5 रोज़ की हेल्प से जो ट्राईएंगल बनती हो ना आपने वो बनानी है। तो मैं अगर ले लूँ n इज़ इक्वल टू 1 तो इसका बेटा मतलब ये होगा कि मैंने एक डॉट यूज़ करना है। ये मैंने एक डॉट यूज़ कर लिया। फिर अगर मैं n इज़ इक्वल टू 2 लेता हूँ तो इसका मतलब है मैंने 2 डॉट्स यूज़ करने हैं। अब इस 1 के साइड्स पर वो 2 डॉट्स लगाएंगे, एक इधर और एक इधर। फिर n इज़ इक्वल टू 3 लें तो अब जो ट्राईएंगल होगी एक तो हो जाएगा इन दो के दरमियान, ये जो आपको 2 डॉट्स नज़र आ रहे हैं ना सेकंड रो में, ये बेटा फर्स्ट रो है, ये सेकंड रो है और अब मैं थर्ड बनाने लगा हूँ। एक डॉट लगा दें इनके दरमियान में और 2 डॉट्स फिर आपने ना ऐसे साइड्स पे लगाने हैं इस तरह। n इज़ इक्वल टू 4 लें तो अगेन वही बात, इन दोनों के दरमियान में डॉट, फिर इन 2 के दरमियान में डॉट और फिर अगले 2 डॉट्स आपके साइड्स में आ जाएंगे। अब आप काउंट कर लें, ये टोटल 4 बन गए हैं।
n इज इक्वल टू 5 के लिए पहले इनके दरमियान एक डॉट वो ये आ गया, फिर इनके दरमियान वो ये आ गया, फिर इनके दरमियान वो ये आ गया और दो डॉट्स आपके साइड्स पर। लें जी बेटा, अब इन सारे डॉट्स को मिला दो। ये मेरे बनाने में कुछ थोड़ा बहुत एरर हो सकता है, लेकिन ये बनेगी आपके पास एक ट्राइंगल ही। अब आ जाए इस पॉइंट पर 15th ट्राइंगुलर नंबर 120। देखें, जब मैंने 5 रोज़ बनाई हैं तो मेरे पास कितने डॉट्स आए हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15। यानी जब मेरी 5 रोज़ हैं तो 15 आए हैं मेरे पास डॉट्स। अगर मेरे पास 15th रोज़ आ जाएं या 15th ट्राइंगुलर नंबर आ जाए, मैं आसान करने की कोशिश करता हूँ। अगर आप 5 रोज़ बनाते हो तो 15 डॉट्स आए। अगर आप 15 रोज़ बनाओगे ना इसी तरह, यानी आगे आप चलो n इज़ इक्वल टू 6, फिर n इज़ इक्वल टू 7, इसी तरह n इज़ इक्वल टू 8, आप चलते जाओ 15 तक। जब आप पहुंचोगे ना तो जो टोटल ट्राइंगल के अंदर डॉट्स आ जाएंगे वो 120 होंगे। और ये एक बड़ा आसान सा क्वेश्चन था जो आप करना था। नंबर 4 में बेटा फर्स्ट पार्ट है, इन सारों में आपने ना nth टर्म लिखनी है। nth टर्म कहते हैं an को। तो अब इसमें जितने भी पार्ट हैं आपने nth टर्म लिखनी है। इस सीक्वेंस में आप चेक करें, जो फर्स्ट टर्म है आपकी वो 1 है, जो आपकी सेकंड टर्म है वो 4 है, जो आपकी थर्ड टर्म है वो आपकी 9 है। अब आपने पैटर्न सोचना है, पैटर्न क्या बन रहा है। 1 को मैं यूँ लिख सकता हूँ 1 की पावर 2, 4 को मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 2, 9 को मैं लिख सकता हूँ 3 की पावर 2। यानी अब मुझे पैटर्न ये पता चला कि अगर मैंने 4th टर्म लिखनी हो ना, A4 लिखना हो, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? 4 की पावर 2 लिखनी पड़ेगी। बेटा देखिए ना, अगर यहाँ 1 था तो 1 की पावर 2 हुई, 2 है तो 2 की पावर 2 हुई, 3 है तो 3 की पावर 2 हुई। तरतीब पता चल गई ना, अरेंजमेंट आपको पता चल गई। अगर 4 है तो यहाँ पर 4 की पावर 2। इसी तरह अगर सपोज मैं अप टू सो ऑन चलता जाऊँ और मैंने लिखनी हो nth टर्म, तो वो अब मैं क्या लिखूँगा? n की पावर 2, और यही मेरा रिक्वायर्ड आंसर होगा। मैं एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ बेटा, आपने ना सिर्फ पैटर्न तलाश करना है। अगर आपको पैटर्न तरतीब का पता चल गया तो फिर कोई मुश्किल काम नहीं है। 1 को हम लिख सकते थे 1 की पावर 2, 4 को लिख सकते थे 2 की पावर 2, 9 को आप लिख सकते हैं 3 की पावर 2। तो इन 3 टर्म से पता ये चला, अगर सबस्क्रिप्ट में 1 है तो 1 की पावर 2 हुई, 2 है तो 2 की पावर 2 हुई, 3 है तो 3 की पावर 2 हुई। अब अगर मैंने 4 टर्म लिखनी हो तो इसका मतलब 4 की पावर 2 होगी। अगर मैंने nth टर्म लिखनी हो तो n की पावर क्या होगी? 2 होगी। जी बेटा, सेकंड पार्ट है, इसमें भी सेम यही काम है कि आपने ना nth टर्म फाइंड करनी है। तो अगर आप गौर करें, सीक्वेंस की फर्स्ट टर्म है 1, सेकंड टर्म में क्या हुआ है? पिछली टर्म ऐड हो गई है, यानी 1 + 2 आ गया है। थर्ड टर्म में जो इससे पीछे टर्म थी वो ऐड हो गई, यानी 1 + 2 हो गया है। या इसे आप यूँ समझ लें, अगर 1 है तो आपका जो सीक्वेंस की जो पहली टर्म है वो 1 पे एंड हुई है। 2 है तो नंबर 1 + 2, 2 पे जाके हम एंड हो रहे हैं, ख़त्म कर रहे हैं। 3 है तो 1 + 2 + 3। अब इसी तरह अगर मैंने सपोज 4th टर्म लिखनी हो तो मुझे क्या ऐड करना पड़ेगा? 1 + 2 + 3, और एंड जहाँ पे कहाँ पे होगा मेरा? 4 पे होगा। इसी तरह बेटा अगर मैंने 5 टर्म लिखनी हो तो अब देखिए ना, 4 है तो आपका एंड 4 पर हुआ था। अगर नंबर 5 है तो अब यहाँ पे आप कितनी टर्म्स को ऐड करोगे? पहली 5 टर्म्स को, यानी 1 2 3 4 एंड 5। अगर मैं अप टू सो ऑन चलता जाऊँ और मैंने बेटा लिखनी हो nth टर्म, तो इसका मतलब है मैं लिखूँगा 1 + 2 + 3
प्लस अप टू सो ऑन चलते गए। बेटा पॉइंट समझें, अगर 5 है तो लास्ट पे क्या लिखा हुआ है 5, 4 है तो 4 लिखा हुआ है, 3 है तो 3 लिखा हुआ है। अगर n है तो लास्ट पे मैं क्या लिखूँगा, n लिखूँगा, और यही मेरा इसका रिक्वायर्ड आंसर होगा। जी बेटा नंबर थर्ड पार्ट है, इसमें आपको फर्स्ट टर्म गिवन है A1 B1 फिर A2 B2 फिर A3 B3। तो अब मैं ना इसे कोशिश करता हूँ कैपिटल ए से डिनोट करता हूँ, ताकि क्योंकि स्मॉल पहले यूज़ हो रहे हैं ना। तो A1 यानी पहली टर्म मेरी क्या है, वो है A1 और B1। सेकंड टर्म मेरी क्या है A2 और B2। थर्ड टर्म मेरी क्या है A3 और B3। अब आप पैटर्न चेक करें, अगर 1 है तो दोनों के साथ 1 1, 2 है तो दोनों के साथ 2 2, 3 है तो दोनों के साथ 3 3। सपोज मैंने नंबर 4 वाली टर्म लिखनी हो, फोर्थ टर्म, तो वो क्या बनेगी A4 B4। अगर मैंने 5 पोजीशन वाली टर्म लिखनी हो तो वो क्या बनेगी A5 B5। अगर बच्चों मैं सपोज चलता गया, मुझे लिखना है nth टर्म को। बेटा पॉइंट समझें, 5 है तो दोनों के साथ 5 5 लिखा हुआ है, 4 है तो दोनों के साथ 4 4 लिखा हुआ है, 3 है तो दोनों के साथ 3 3 लिखा हुआ है। अगर मैंने n नंबर वाली टर्म फाइंड करनी हो तो मुझे क्या करना पड़ेगा, a के साथ भी n लिख दूंगा और b के साथ भी n लिख दूंगा, और यही मेरा रिक्वायर्ड आंसर होगा। अच्छा जी बच्चों नंबर 4 पार्ट है, इसमें लिखा हुआ है x 2x स्क्वायर 3x क्यूब एंड अप टू सो ऑन। ये आपको पता ही होगा कि अगर किसी नंबर के साथ कोई चीज़ ना लिखी हो तो उसके साथ अंडरस्टूड बात है कि 1 ज़रूर मल्टीप्लाई हो रहा होगा। तो यहाँ पे आपकी फ़र्स्ट टर्म क्या है 1x, सेकंड टर्म आपकी क्या है 2x स्क्वायर, थर्ड टर्म आपकी क्या है 3x क्यूब, और आपसे डिमांड की गई है nth टर्म n नंबर वाली टर्म बताओ। तो बेटा आप अरेंजमेंट चेक कर सकते हो खुद ही, अगर 1 है तो 1 आया, 2 है तो 2 आया, 3 है तो 3 आया। इसका मतलब हुआ अगर मुझे फोर्थ टर्म लिखनी है तो नंबर कौन सा आएगा 4 आएगा। फिर आप गौर करें, अगर 1 था तो x की पावर 1 है, 2 है तो x की पावर 2 है, 3 है तो x की पावर 3 है। अगर मैं 4 टर्म लिख रहा हूँ तो x की पावर कितनी हो जाएगी 4 हो जाएगी। लें जी बेटा अगर मैंने इसकी nth टर्म लिखनी हो, पॉइंट दोबारा सुन लें, 1 है तो नंबर 1 आया, 2 है तो नंबर 2 आया, 3 है तो नंबर 3 आया, 4 है तो नंबर 4 आएगा। अगर n है तो नंबर कौन सा आएगा n आएगा। इसी तरह x की पावर पहले 1 थी, फिर 2 थी, फिर 3, फिर 4, यानी जो सबस्क्रिप्ट वाला नंबर है वही सेम पावर में आ रहा है। अगर यहाँ पे n है तो x की पावर में क्या आ जाएगा n, और यही आप लोगों का बेटा रिक्वायर्ड आंसर होगा। जी बेटा नंबर 5 पार्ट में अगर आप देखें तो आपको अगेन एक सीक्वेंस है, वैसे इस सीक्वेंस का एक स्पेसिफिक नाम भी होता है, इसे हम अरिथमेटिक सीक्वेंस कहते हैं, वो हम जाके अगली एक्सरसाइज में पढ़ेंगे। फ़िलहाल इसकी nth टर्म फाइंड करते हैं। यहाँ पे आपको फर्स्ट टर्म क्या गिवन है, वो है स्मॉल a1। सेकंड टर्म आपको क्या गिवन है a1 प्लस डी। थर्ड टर्म आपको क्या गिवन है a1 प्लस 2d। मैं ना आपको समझाने की खातिर थोड़ा सा ना इस सीक्वेंस को मॉडिफाई करता हूँ। a1 को यूँ लिख सकते हैं a1 प्लस 0d, a1 प्लस डी को हम लिख सकते हैं a1 प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी, फिर a1 प्लस 2d को हम लिख सकते हैं a1 प्लस 3 माइनस 1, और साथ में क्या आ गया d। चले मैं और थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देता हूँ। इस ज़ीरो को आप यूँ लिख सकते हो ना 1 माइनस 1, क्योंकि हमें पता है 1 में से जब 1 माइनस होगा तो ज़ीरो ही बनेगा। अब आपने पैटर्न देखना है, मुझे लिखनी है बेटा फोर्थ टर्म। कोई भी टर्म हो ना,
इन सारों में आप चेक करें A1 जो है वो ज़रूर आ रहा है, तो इसका मतलब A1 तो यहाँ भी आएगा। अगली बात, हर टर्म में प्लस का साइन पड़ा हुआ है, तो इसका मतलब A1 के बाद क्या आएगा, प्लस आएगा। सिमिलरली ये आपको ना पहली टर्म से समझ नहीं आएगी, आप सेकंड टर्म से समझो। अगर आपकी सेकंड टर्म है तो यहाँ क्या लिखा हुआ है, 2 - 1। अगर आपकी टर्म थर्ड है तो यहाँ क्या लिखा हुआ है, 3 - 1। अगर आपकी टर्म 4 है तो इसका मतलब अब हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, 4 - 1। और डी चूँकि सारों के साथ आ रहा है तो इसलिए यहाँ पर डी भी आएगा। मैं आपको समझाने की खातिर फिफ्थ टर्म भी लिख देता हूँ। बेटा हर टर्म में आप चेक कर सकते हो A1 ऐड हो रहा है, तो इसका मतलब फिफ्थ टर्म में भी A1 आपका ऐड होगा। अगली बात, अगर 2 है तो यहाँ 2 - 1 लिखा हुआ है, 3 है तो 3 - 1, 4 है तो 4 - 1। अगर 5 है तो अब क्या होगा हमारा, 5 - 1 और साथ क्या आएगा, डी। आई होप आपने पॉइंट समझ लिया होगा। लेंगे बेटा मुझे लिखना है nth टर्म को, तो मैं कैसे लिखूँगा, A1 प्लस, देखिए बेटा 5 है तो 5 - 1, 4 है तो 4 - 1। अगर n है तो मैं क्या लिखूँगा, n-1 इंटू डी, और यही मेरा रिक्वायर्ड आंसर होगा। अगर आपको ये क्वेश्चन ना समझ आया हो तो आप ना कमेंट सेक्शन में मुझे बता देना है, मैं आपको ये दोबारा एक्सप्लेन कर दूँगा। नंबर 6 पार्ट है बेटा हमारा, यहाँ पे भी एक सीक्वेंस किया मैंने। इस सीक्वेंस का भी एक स्पेसिफिक नाम होता है, इसे हम कहते हैं जियोमेट्रिक सीक्वेंस। ये हम आगे जाके ना फर्दर एक्सरसाइजेज में इसकी डिटेल पढ़ेंगे, लेकिन फ़िलहाल तो मैंने आपको जस्ट इसका नेम बताया है। इस सीक्वेंस में फर्स्ट टर्म आपकी क्या है, वो A1 है। सेकंड टर्म आपकी क्या है, A1R है। थर्ड टर्म आपकी क्या है, A1R² है। अब आपको समझाने की खातिर ना कुछ पॉइंट्स, पहले तो आप ये देखें, किसी भी नंबर की जो पावर ज़ीरो होती है ना, उसका आंसर हमेशा 1 बनता है। मसलन मैं लिखता हूँ जी 100 की पावर ज़ीरो, तो इसका आंसर क्या बनेगा मेरे पास, 1। मैं लिख देता हूँ जी W की पावर ज़ीरो, तो आंसर क्या बनेगा, 1। तो सबसे पहला काम आपको समझाने की खातिर इस A1 को मैं यूँ लिख रहा हूँ, A1 R की पावर ज़ीरो, क्योंकि R की पावर ज़ीरो का आंसर क्या बनेगा, 1। 1 को जब आप A1 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका A1 ही आएगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। फिर अगेन आपको समझाने के लिए या आपकी आसानी के लिए इस ज़ीरो को यूँ भी तो लिख सकते हैं ना, 1 - 1, क्योंकि एक में से एक माइनस करेंगे तो वो R की पावर ज़ीरो ही बन जाएगी। इस वाली टर्म को बेटा आप यूँ लिख सकते हो, A1 R की पावर 2 - 1, क्योंकि 2 में से 1 को माइनस करें तो ये वाली पावर 1 बन जाएगी। इसी तरह R की पावर 2 थी ना, तो इसे मैं क्या लिख सकता हूँ, R की पावर 3 - 1। अब ये पैटर्न आपको आई होप समझ आ जाएगा। देखें फर्स्ट टर्म हो, सेकंड हो, थर्ड हो, ये कैपिटल लिखना था, मैंने स्मॉल लिख दिया है। तो फर्स्ट टर्म हो, सेकंड हो या थर्ड हो, कोई भी टर्म हो ना, उसमें A1 आपका मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसका मतलब अगर मुझे फोर्थ टर्म लिखनी हो ना, वहाँ भी मेरा A1 ज़रूर मल्टीप्लाई होगा। अगला पॉइंट, अगर यहाँ 1 है तो मैंने क्या लिखा, 1 - 1। अगर 2 है तो R की पावर क्या बन गई, 2 - 1। अगर 3 है तो R की पावर क्या बन गई, 3 - 1। अगर मेरी फोर्थ टर्म है तो मैं R की पावर में क्या लिखूँगा, 4 - 1 लिखूँगा। इसी तरह बेटा आपको समझाने की खातिर लिख रहा हूँ, वरना बुक वाले ने nth टर्म डायरेक्ट बोली हुई है। अगर मैंने फिफ्थ टर्म लिखनी हो तो मैं क्या लिखूँगा, A1 और R की पावर में इस नंबर में से एक कम करके, यानी 5 - 1। इसी तरह बेटा अप टू सो ऑन चलते गए।
आपको लिखना है nth टर्म को। तो nth टर्म आप कैसे लिखोगे, a1 r की पावर n-1, और यही आप लोगों का रिक्वायर्ड आंसर होगा। ये दो बेटा मुश्किल थे, अगर आपको समझ ना आई हो तो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं दोबारा इनको समझा दूंगा। नंबर 8 पार्ट है बेटा, इसमें अगेन आपको 3 टर्म्स गिवन है सीक्वेंस की, आपने nth टर्म फाइंड करनी है। तो ये भी बेटा इजी है, मुश्किल नहीं है। अगर आप चेक करें, फर्स्ट टर्म है तो a b और c तीनों के साथ 1 1 है। सेकंड टर्म है तो a b और c तीनों के साथ 2 2 है। थर्ड टर्म है तो तीनों के साथ 3 3 है। तो यहाँ से हमें कुछ ना कुछ आइडिया हो रहा है। तो मैं अरेंजमेंट तरतीब से कर देता हूँ एक सीक्वेंस के साथ। तो फर्स्ट टर्म यहाँ पर आपकी क्या है, वो है जी a1 ओवर b1 प्लस c1। सेकंड टर्म क्या है मेरी, a2 ओवर में b2 c2। थर्ड टर्म क्या है मेरी, 3a3 ओवर में क्या है b3 और c3। लेंगे बेटा, अगर मुझे लिखना हो फोर्थ टर्म को, a4 को, तो मैं क्या लिखूँगा, a4 बाय b4 और प्लस c4। एक बात और समझें, अगर यहाँ 1 है तो यहाँ आपका 1 आया हुआ है, 2 है तो ऊपर 2 पड़ा हुआ है, 3 है तो ऊपर 3 है। अगर 4 है तो इसका मतलब हुआ अब ऊपर क्या आएगा, 4 आएगा। इसी तरह अगर मैंने फिफ्थ टर्म लिखनी हो, अब यहाँ पे 5 है ना, तो इसका मतलब ऊपर क्या आएगा, मेरा नंबर 5 आएगा। फिर बाकी ए बी और सी सारों के साथ मैं क्या लगा दूँगा, 5 लगा दूँगा, और वही मेरा वही मेरी फिफ्थ टर्म बन जाएगी। लेकिन मुझे कहाँ तक फाइंड करनी है बेटा, nth टर्म। तो ए एन किसके इक्वल आएगा, देखें 5 है तो ऊपर 5, 4 है तो ऊपर 4, 3 है तो ऊपर 3, 2 है तो ऊपर 2। अगर n है तो अब ऊपर क्या होगा, n होगा। a के साथ भी n आ जाएगा, b के साथ भी n आ जाएगा, और c के साथ भी n आ जाएगा। नंबर 8 पार्ट है बेटा, नंबर 8 पार्ट आपका ना अरिथमेटिक सीक्वेंस से मिलता जुलता है। मैंने अभी आपको ना नंबर 5 पार्ट करवाया है, मैं दोबारा दिखा देता हूँ। ये आप देखें, फर्स्ट टर्म a1 है, इसमें भी फर्स्ट टर्म a1 है, फिर a1 प्लस डी है, यहाँ भी a1 प्लस डी है, ये a1 प्लस 2d है, यहाँ भी a1 प्लस 2d है। यानी यही सीक्वेंस है, इसका रेसिप्रोकल आ गया है। अरिथमेटिक सीक्वेंस का जो रेसिप्रोकल होता है उसे हम कहते हैं हार्मोनिक सीक्वेंस, लेकिन वो हम आगे जाके फर्दर डिटेल में पढ़ेंगे। फ़िलहाल इस एक्सरसाइज के लिए जो आपने 5वें सवाल की nth टर्म फाइंड की थी ना, अगर आप उसी को 1 के ओवर में उल्टा कर लिख दोगे तो वो इस वाले सीक्वेंस की बन जाएगी। अगर आपको नंबर 5 पार्ट समझ आ गया है तो फिर आपके लिए ये मुश्किल नहीं है। तो यहाँ पे बेटा फर्स्ट टर्म क्या है, 1/a1। सेकंड टर्म आपकी क्या है, 1/a1 प्लस डी। थर्ड टर्म आपकी क्या है, 1/a1 प्लस 2d, और अप टू सो ऑन चलते गए। nth टर्म, मैंने कहा अगर आपको 5वां समझ आ गया है तो फिर ये आपके लिए कोई मुश्किल काम नहीं है। तो आई होप नंबर 5 आपको क्लियर होगा। नंबर 5 में जो nth टर्म बनी थी ना, वही आपने सिंपल यहाँ पर रेसिप्रोकल में 1 के ओवर में लिख देनी है। मेरी अब प्रैक्टिस है, मुझे याद है, वो होगी आपके पास a1 प्लस n-1 इंटू डी। इस पार्ट के लिए मैं अगेन कह रहा हूँ, आपको नंबर 5 ज़रूर समझ आना चाहिए। बेटा आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, मेरी ये एफ़र्ट आपको पसंद आई हो, तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगर आपको कोई भी पॉइंट समझ ना आया हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इंशाल्लाह ताला मैं अपने लेक्चर को मज़ीद इम्प्रूव करूँगा। अगर कोई कमी बेशी रह गई हो तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा। अल्लाह ताला आप सबका हामी नासर हो।